आप ये 7 रीजन इंश्योरेंस ना लेने के बताने वाले हैं जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ जितेंद्र जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अभी जो मैं आपको रीजंस बताने वाला हूँ वो सब इंश्योरेंस ना लेने के हैं, कि आपको इंश्योरेंस क्यों जी नहीं लेना चाहिए। जी जी आपके जी पास बहुत सारे लोग आएंगे जो हमेशा आपको कहेंगे इंश्योरेंस ले लीजिए, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, फलाना इंश्योरेंस ले लीजिए, चाइल्ड प्लान ले लीजिए, रिटायरमेंट प्लान ले लीजिए। मैं आपको कहता हूँ आपको इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, अगर आप इन 7 रीजन में से किसी भी एक को सेटिस्फाई करते हैं। तो मेरा सबसे पहला रीजन है, और जो कि हो सकता है ऑडियंस में से काफी सारे लोगों को पता हो, अगर आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, अगर आप होल सोल हैं, अपने लिए ही कमा रहे हैं, अपने ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, ना पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है, शादीशुदा आप हैं नहीं, सिंगल हैं, बच्चे नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। आप किसके लिए इंश्योरेंस कराना चाहते हैं? तो आपको जरूरत ही नहीं है जी, आपको इंश्योरेंस। ऐसे तो बहुत कम लोग हो गए हिंदुस्तान में। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, बट ऐसे भी लोग होंगे जिनके ऊपर डिपेंडेंट्स नहीं होंगे। तो जिनके ऊपर जी डिपेंडेंट्स नहीं है उनको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। तो अगर वो फिर भी लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं, या अपने पैसे को एक ऐसी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं जिसकी उनको जरूरत नहीं है। तो अननेसेसरी किसी भी ऐसी जी चीज को खरीदना जो आपके काम की नहीं है वो व्यर्थ है, तो हमें जी, नहीं लेना अंडरस्टूड। चाहिए। अगर सेकंड रीजन पे आते हैं जो कि बड़ा ही लॉजिकल रीजन है, अगर आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई होम लोन नहीं है, कोई कार लोन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है आपके ऊपर फ्यूचर में, किसी भी तरीके की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है जिसको कि आपको देना ही देना है, तो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे और आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपके होने या ना होने से उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं छोड़ के जा रहे हैं आप किसी के ऊपर, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस लिया इसीलिए जाता है जनरली, जो ज्यादातर लोग लाइफ इंश्योरेंस को लेते हैं वो दो पर्पज से लेते हैं। कुछ लोग जिनको समझ नहीं है या जिनको पता नहीं है वो इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, और जिनको थोड़ा ज्ञान है, जिनको किसी ने सही एडवाइस किया है, तो वो उसको एज अ प्रोटेक्शन लेके चलते हैं कि अगर मैं नहीं रहा तो मेरे बाद मेरी लाइबिलिटीज और मेरी फैमिली का क्या होगा, उसके लिए वो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। जी, तो अगर आपने आप कहा कि जैसे मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, जी बट इफ यू सी यू गेट अ टैक्स रिबेट इन योर इनकम टैक्स फाइल राइट under ATC for income, insurance. या Plus, there are many schemes available, many policies available, which your insurance policy is counted as SIPs, and your maturity at the maturity you get all the benefits if you don't die. So isn't it an investment in one way? It is, but we need to understand whether it is suitable for me. Let me just run through these 7 reasons and then I'll take Okay, this okay. query of Let's yours. let me see. Yes, Yeah. I am excited to I'm very excited to see your reasons. So I'll take up that question also. That query is very Sure, logical and very reasonable. So I'll take that up. I'll park it out and then I'll take it at the end of sure. these small slides. So Yep. reason number 3, अगर आपके पास सिग्निफिकेंट एसेट है, आपके पास आपको इनहेरिटेंस में करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई है, आपने बहुत मेहनत करी लाइफ में और आपने अपने लिए एक बहुत अच्छी एम्पायर जोड़ ली, आपके पास काफी पैसा है, सो मुकेश अंबानी वुड नॉट नीड अ लाइफ इंश्योरेंस बिकॉज ही हैज सब्सटेंशियल एसेट्स। So उनके do you mean ना to say होने that के बाद do you mean to say that he doesn't have an insurance? You're making a statement. I am assuming that because he has so many assets, he has such a huge empire. Because Understood. अगर मान लीजिए फाइनेंशियल Well, लॉस नहीं है ना उनको, अगर अगर yes. उनको कुछ होता है तो उनकी फैमिली पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। Understood. Understood. On that sense, yes. बड़ा इलॉजिकल सा रीजन है, बट कुछ हो सकता है 0.001% के इसके में ऐसा भी होता हो कि अगर आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करना चाहते, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो आप नहीं लीजिए लाइफ इंश्योरेंस। कोई कोई आपके ऊपर बर्डन नहीं है। जनरली Okay. लाइफ इंश्योरेंस या अपने आप को प्रोटेक्ट वो लोग करते हैं जिनको अपनी फैमिली या अपने लव्ड वन के साथ कहीं ना कहीं एक ये होता है कि यार अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद उनका क्या होगा। तो इस सवाल के जवाब के लिए वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस लेते हैं, अपने आप को हेज करके चलते हैं, प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि उनके ना होने पे भी फैमिली के ऊपर कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी या बर्डन ना आए, और उनको अपनी लाइफ। लेकिन जितेंद्र, यहाँ मैं आपके रीजन नंबर 4 से थोड़ा वाकिफ नहीं रखता हूँ, क्योंकि जी इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। बताइए। जैसे कि आपने कहा कि इफ यू डोंट लव एंड केयर फॉर योर फैमिली, बट आप अगर देखें तो जो एजुकेशन का जो स्तर है हमारे देश में, जी तो उससे जो इंफॉर्मेशन है जी और इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन वॉइड, लिटरेसी रेट जो है, उसकी वजह से
निचले स्तर के जो हमारी आवाम है उसको नहीं पता है लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ज्यादा। सो इसका मतलब हम ये तो नहीं ले सकते कि दे डोंट लव देयर फैमिली और दे डोंट केयर। एक रीजन तो ये हुआ, दैट इज लिटरेसी। Second reason, if you see the financial condition of the downtrodden classes, which is a mass of our Right. population, is not Right. such where they can afford getting into this business of insurance and all, because firstly they don't have an asset. What mostly they have is their own life and their family. So in such cases, how you think that we will be able to get the aim of insured India? What do you propose? See, if I share numbers with you, in India, out of 100 people, 3 people are insured. Well, that So is very low rate. If you compare it absolutely. with US, it must be in the range of 40 to 50% as far as life is concerned. Maybe yes, but in case of India, it is hardly 3%. And out of Okay. those 3% people who have bought insurance policies, they are also not adequately insured. उन 100 में से 3 लोगों के पास भी सफिशिएंट इंश्योरेंस नहीं है, जो ये कह सकते हैं कि हाँ मैं सफिशिएंटली इंश्योर्ड हूँ, मेरे ना होने पे मेरी फैमिली को कोई भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। वो 3% भी नहीं कह सकते। तो गैप तो है, जी। ऑब्वियस सी बात है, और उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फाइनेंशियल इलिटरेसी हो सकती है, इंडस्ट्री के अंदर फैले हुए बहुत सारे मिथ हो सकते हैं, मिस सेलिंग हो सकती है। तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस टू इट। यहाँ पे जो हम जी। रीजन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, और हम उस जनता की बात कर रहे हैं जो हो सकता है 100 में से 0.001% हो। मतलब ऐसे जी। मेरे को हार्डली पिछले 17 साल में एक भी इंसान नहीं मिला जिसने बोला हो कि मैं लाइफ इंश्योरेंस या अपने आप को प्रोटेक्ट इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता। तो इसीलिए जी। मैंने इस रीजन के शुरुआत में ही बोला कि हार्डली ऐसा कोई होगा जो इस रीजन को वैलिडेट करके कहेगा कि हाँ मुझे इसलिए नहीं चाहिए लाइफ इंश्योरेंस। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अगले रीजन पे चलते हैं, रीजन नंबर 5, विच सेज कि मेरे दोस्त ने खरीदी तो मैं भी खरीदूंगा, जो कि लॉजिकल है। अब आपके दोस्त ने खरीदी, आपके दोस्त के पास कोई वैलिड रीजन होगा, आपके पास पता नहीं है कि नहीं है, तो पहले इसको वैलिडेट करिए कि आपको जरूरत है भी कि नहीं है। मेरा मानना ऐसा है, आप इन्वेस्टमेंट करें या इंश्योरेंस ले, आपको 2 सवालों के जवाब हमेशा पता होने चाहिए। एक तो व्हाट एंड एक दूसरा है व्हाई। व्हाट डू यू नीड एंड व्हाई डू यू नीड इट। अगर आपने इन 2 सवालों के जवाब निकाले कि मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो हो सकता है आपका आधा काम उसी से पूरा हो जाएगा। जब आप अपने आप से ये 2 सवाल पूछेंगे कि मुझे क्या चाहिए, तो आप वो चीजें ढूंढेंगे जो आपको चाहिए, कि मुझे इंश्योरेंस चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, मुझे गाड़ी खरीदनी है, whatever, मतलब any financial decision, just ask what do you want, and then when you know what do you want, ask another question which is why do you want it। क्या आपको चाहिए ही क्यों वो। अगर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है विद द रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, मेजर साहब एक बहुत बड़ा सवाल है आज की डेट में दुनिया के ऊपर, वो है डाइंग टू अर्ली। पिछले 2 साल में हमने जो देखा, मतलब अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे लोग जिनका किसी को भी नहीं अंदाजा था कि ऐसी एक पेंडेमिक आएगा, और 30-30 साल के लोग, 32-32 साल के लोग जो अपनी फैमिली के सिंगल ब्रेड अर्नर्स अर्निंग सोर्स थे, वो लोग चले गए और उनके बाद पीछे उनकी फैमिली रह गई। कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने प्लान किया था या नहीं किया था वो बात की बात है, बट वो चले गए तो एक वॉइड छोड़ के चले गए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या प्रोटेक्शन रिलेटेड हो या आपकी और कोई फाइनेंशियल डिसीजन से रिलेटेड हो, हम क्या ये सवाल पूछते हैं अपने आप से कि हम क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अगर हम ये 2 सवाल भी अपने आप से पूछ लेंगे तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग काफी लॉजिकल और फ्रूटफुल हो जाएगी। जी, आपके इस पॉइंट के बरखिलाफ अगर बोलना चाहूं मैं, तो एक तरीके से अगर आप इसे देखें, तो अगर मेरा कोई फ्रेंड है जिसे कि इस चीज की जानकारी है और अगर वो मुझे बता रहा है जिसे की जानकारी ना हो, तो उसके कंसल्टेशन से या उसकी समझ को समझ के इंश्योरेंस की पॉलिसी लेना क्या गलत है? गलत नहीं है, बट पहले आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट को ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपका फ्रेंड हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को मैं उतने अच्छे से ना जानते जितने आप जानते हैं। देखिए, वन फिट सॉल्यूशन कोई नहीं होता है। अगर कोई मुझे कहे कि वन फिट सॉल्यूशन है और 133 करोड़ की जो जनता है सबके लिए सेम होगा, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। मेरी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो अगर मैंने कोई डिसीजन लिया है और मैं आंख बंद करके कहूं कि आप भी ले लो उसको कॉपी पेस्ट करके, तो वो समझदारी नहीं है।
समझदारी ये है कि मैं समझूं Understood. कि वो चीज मुझे मेरे लिए कितनी काम की है भी कि नहीं है, उसके बाद उस डिसीजन को लूं। तो यहाँ पे मेरा मतलब जी, ये है ठीक है। कॉपी पेस्ट ना करे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या इंश्योरेंस डिसीजन हो, कॉपी पेस्ट ना करे कि अच्छा तूने कर लिया तो चल मैं भी कर लेता हूँ, अच्छा तूने किया तो चल अंडरस्टूड। मैं तो भी कर लेता इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज को समझना होगा और हमें अपनी जरूरत के हिसाब से क्यूरेटेड पॉलिसीज की तरफ जाना होगा। दैट इज व्हाट यू इंटेंड टू से। हूँ। पॉलिसीज हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को समझ के ही लेना चाहिए। आप जी, ये सोच के कि अच्छा उसने किया है तो सही किया होगा, मैं भी वही करता हूँ, वो पता नहीं। अंडरस्टूड। यस, सेम रूल डजंट अप्लाई एवरीवेयर। यस जी, एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते तो हैं। रीजन नंबर 6 मेरा आता है कि आप अपनी फैमिली के लिए एक लास्ट गिफ्ट छोड़ना चाहते हैं, एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं तो इससे कोरिलेट नहीं करता हूँ। मतलब मैं चाहूंगा कि मेरी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंट रहे, और मेरे ना होने से भी उनको कोई फाइनेंशियल सेक्रीफाइस ना करना पड़े। बट मैं उनको ये तो नहीं चाहूंगा कि मैं उनको अमीर बना के चला जाऊं, कि मैं नहीं रहूं बट वो करोड़पति या अरबपति बन जाए। वो मेरा ओपिनियन नहीं होना चाहिए, वो मेरा इंटेंशन भी नहीं होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए। जी, बट यही तो एक मेजर रीजन है जिसके लिए एवरीबडी टेक्स द इंश्योरेंस सो एज टू सिक्योर देयर फैमिली आफ्टर देयर डिमाइज। इफ यू सी फ्यू कंपनीज एक्चुअली डू एडवर्टाइज दैट ओनली कि आपके बाद कौन। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज फंक्शनिंग। अभी आपने एक शब्द का यूज किया, सिक्योर। यस। तो मेरे को ये अपना इंटेंट क्लियर करना पड़ेगा, मैं सिक्योर करना चाहता हूँ या गेट रिच करना चाहता हूँ। गेट रिच करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है, वेल्थ क्रिएट की जाती है, एसेट्स क्रिएट की जाती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं खरीदी जाती अमीर बनाने के लिए। अगर कोई जी, अमीर बनाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है तो इंटेंट में गड़बड़ है। मैं जी, आज कहता हूँ कि मेरी ना पेइंग कैपेसिटी है, मैं 10 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकता हूँ, और मैं 10 करोड़ का इंश्योरेंस ले भी लेता हूँ, मेरे को उससे कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट कौन लेगा? मेरे आने वाली जनरेशन। तो मैं कहीं ना कहीं अपनी आने वाली जनरेशन को हैंडीकैप बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि भाई पिताजी जाएंगे, 10 करोड़ रुपए आएगा, तो मेहनत क्यों करनी है। तो कहीं ना कहीं आपको इंटेंट को क्लियर करना पड़ेगा कि आप अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाह रहे हैं, या उनको गेट रिच करना चाह रहे हैं कि उनको अमीर बना के चला जाए। वो इंटेंशन गलत है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। कुछ जी, लोग करते हैं, 10% जनता ये भी करती है। मतलब मेरे पास ऐसी भी क्वेरीज आती है जहाँ पे लोग कहते हैं यार मेरे को ना कोई 100 साल की पॉलिसी दिला दो, मुझे पता है 100 साल में तो मैं ठक ही जाऊंगा, तो फैमिली को पैसे मिलेंगे मिलेंगे, जब मैं पैसे डाल ही रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट भी ले लूं। तो इंटेंट देखिए आप, यहाँ पे इंटेंट ये नहीं है कि आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली स्टेबल करके सिक्योर करना चाह रहे हैं। आपकी इंटेंशन ये है कि यार मेरा ना जो प्रीमियम जा रहा है उसका फायदा हो जाए मुझे कहीं ना कहीं। जी। तो थोड़ा सा जी, उस तो चीज को अगर समझना आमतौर पे पड़ेगा। देखें जितेंद्र जी, आमतौर पे देखें तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचने की कोशिश भी की जाए तो? देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बेसिक इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, जहां पे आप अपनी लाइफ, अपनी फैमिली को, अपनी फ्यूचर को अनसर्टेनिटीज और अनफोर्सीन इवेंट से सिक्योर करना चाह रहे हैं। अभी रिटर्न पे नहीं आते हैं, रिटर्न को थोड़ा और पार्क करते हैं, उस पर भी आएंगे रिटर्न पे भी कि रिटर्न किस तरीके से रहते हैं। जी, अभी ठीक है जी। सिक्योरिटी की बात करते हैं कि मेरे को अगर कुछ हो गया, अभी सवाल क्या है? सवाल ये, मुझे कुछ हो गया तो मेरे आगे जो लोग मुझ पर डिपेंडेंट है उनका क्या होगा? तो अगर उस सवाल के जवाब को देखें तो अभी हम बिल्कुल बात कर रहे हैं ऐसी इंश्योरेंस की जिसमें रिटर्न फैक्टर नहीं है, इसमें फैक्टर है सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये मेरा 6 पॉइंट था, जिसमें कि मैं ये मानता हूं कि अगर कोई ये सोच के इंश्योरेंस लेना चाह रहा है कि मैं अपनी फैमिली को गिफ्ट दे के चला जाऊं अपने मरने के बाद, तो मेरे लिए वैलिड नहीं है और उसके लिए इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। ठीक ये वाला रीजन आपको हो सकता है थोड़ी सी हंसी दे। है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप ओके। अमर हैं तो आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। जी। 1% ओके। जनता ऐसी भी है जो ये सोचते हैं कि उनको कभी कुछ नहीं हो सकता, तो उनको फिर लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। जी, तो जी, वो जी। क्यों अपना पैसा व्यर्थ करे जब उनको कुछ होना ही नहीं है। जी, तो तो ये मेरे 7 जितेंद्र रीजन जी, थे। आपके ये 7 जी रीजन तो समझ में आ गए और शायद ही इनमें से जो हमारी जनता जो आज प्रेजेंट है लाइव इस वेबिनार में, और जो हमारी जनता इसके बाद रिकॉर्डिंग्स में भी देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, तो शायद जी ही उनमें से कोई ऐसा हो बड़ी मुश्किल से जो उन कैटेगरीज में पहुंचता हो। तो फाइनली ये बात है लाइफ इंश्योरेंस के टॉपिक पे। तो लाइफ जी इंश्योरेंस एक
एक एंटिटी है लेकिन जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अलग अलग है, जैसे जी लाइफ इंश्योरेंस टर्म भी है, लाइफ इंश्योरेंस एंडोमेंट्स भी है। तो क्या आप सबसे पहले हमें बताना चाहेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस एंड देन वी कैन एक्चुअली थिंक अबाउट विच वन सूट्स अस। सो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें तो यही पता नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार कितने हैं। देखिए, अगर आप मेजरली इनको डिवाइड करेंगे तो दो ही तरीके की इंश्योरेंस निकल कर आती है। एक वो इंश्योरेंस जो कि प्योरेस्ट होती है, प्योरेस्ट मतलब टर्म प्लान। आपको कुछ हुआ, आपकी लाइफ को अगर कोई थ्रेट है किसी भी तरीके का, जहाँ पे किसी भी अनफोर्चुन इवेंट, चाहे वो इलनेस हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे और कोई रीजन हो जो कि सेल्फ इनिशिएटेड ना हो, उस वजह से अगर डेथ का कोई भी चांस है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, तो वो टर्म इंश्योरेंस आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिलती है, जो कि सबसे चीपेस्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन है अपनी लाइफ को सिक्योर करने का। उसके अलावा जो ओके। दूसरी कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे अलग अलग तरीके के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डाल दी तो वो इंटॉर्मेंट्स बन गए। आपको हर 5 साल 3 साल में पेमेंट वापस कर दी तो वो मनी बैक बन गया। आपको थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर दे दिया तो वो यूलिप बन गया। तो मैं बेसिकली इन इंश्योरेंसेस को दो ही चीजों में डिवाइड करता हूँ। एक तो प्योरेस्ट, कि मुझे कुछ हुआ, मेरी लाइफ सिक्योर्ड है क्योंकि मैंने टर्म प्लान लिया हुआ है। बाकी अगर मेरी कोई ऐसी नीड है कि यार मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, साथ में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट भी मिल जाए, कि मेरा पैसा जाए सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए मेरी नीड के हिसाब से, मैं किस तरीके का रिस्क प्रोफाइल रखता हूँ, मैं किस तरीके की ऑब्जेक्टिव रखता हूँ, उससे उसको बेसिस रखते हुए मैं अपना एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाता हूँ इंश्योरेंस में, वो दूसरी कैटेगरी है। तो उसमें कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एंडाउमेंट्स होते हैं। एंडाउमेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पॉलिसी होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिसमें ओके। आपको उस टेन्योर के बाद मेच्योरिटी मिलती है। मेच्योरिटी का ओके। मतलब आपने जितना प्रीमियम दिया है वो प्लस में जो लॉयल्टी एडिशंस हैं, रिटर्न्स हैं, वो सब कुछ ऐड करके आपको अपना वो अपने पैसा प्लान के वापस मिलेगा। हिसाब से। जी। 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 अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैं इंश्योरेंस को किस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। अगर मेरा सिंपल सा सवाल जो मैंने कहा व्हाट एंड व्हाई, अगर मेरा सवाल है व्हाट डू आई नीड इंश्योरेंस, पहले सवाल का जवाब हो गया। व्हाई डू आई नीड इट? सो मेरा व्हाई का जवाब है मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, कि अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग हूँ, मुझे कुछ हो गया तो उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन्स आ जाएंगे, उनको अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करने के लिए जो खर्चा चाहिए वो कहाँ से आएगा? मेरी इनकम नहीं रहेगी तो उनको कहीं ना कहीं से तो इनकम चाहिए। तो जी। उसको सेटिस्फाई करने के लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है टर्म प्लान। कॉस्ट वाइज वेरी एफिशिएंट, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छी कवरेजेस मिल जाती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो कॉस्ट हमेशा कम रहेगी, बेनिफिट हमेशा ज्यादा रहेगा। और वो मैं बताऊंगा कैसे, अभी मैं उस चीज पे भी आऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा कि कॉस्ट और बेनिफिट का जब एनालिसिस करते हैं तो कितना फर्क आता है। दूसरा आ गया, मैंने जब वाई का सवाल पूछा, मतलब व्हाट मेरे को पता चल गया मुझे इंश्योरेंस चाहिए, व्हाट वाई में आया कि मुझे ना इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट भी चाहिए क्योंकि मैं कंजर्वेटिव जी। सा इन्वेस्टर हूँ। मैं स्टॉक्स में पैसे नहीं लगाना चाहता, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ मुझे 7-8% का रिटर्न मिल जाए, चाहे मुझे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाए चलेगा मुझे। मैं जी। 10 रुपए की जगह 50 रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सेफ रिटर्न चाहिए, मुझे अपना कैपिटल प्रोटेक्टेड चाहिए। मुझे आज से 20 साल बाद एक कॉर्पस चाहिए, उस कॉर्पस पे कोई ना इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऊपर थी तो अच्छा मिल गया, मार्केट नीचे थी तो नीचे चला गया। वो सब चीजें नहीं चाहता हूँ। मैं कंजर्वेटिव हूँ बहुत, मैं नहीं चाहता कि मेरे को 15% 18% का रिटर्न मिले, नहीं अंडरस्टूड। चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ आज, एक तरीके से कहे तो एक तरीके से एफडी आपने करवा ली है, जो कह कि सकते हैं, आप एक कह सकते हैं मैं एफडी। जो कि आपको इंश्योरेंस कवर का प्रीमियम भी दे रही है साथ। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है, हर किसी को ना टर्म प्लान मिलते भी नहीं है। आपकी हेल्थ नहीं है परमिट कर रही है, आपकी एज नहीं परमिट कर रही है, और कई बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जिस वजह से आपको टर्म इंश्योरेंस पे बड़ा कवरेज नहीं मिल सकता। तो आप कहीं ना कहीं उसको सेट ऑफ कैसे करते हैं, छोटी छोटी ये इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसीज ले लेते हैं, और उन पॉलिसीज की वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय शॉर्ट भी रख लेते हैं और इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव और अपना अपना बेनिफिट है। मैं ये नहीं कहूंगा कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है, प्रोडक्ट कोई खराब नहीं होता है, हम किस प्रोडक्ट को किस तरीके से ले रहे हैं वो उस पे मैटर करता है। अगर मैंने कोई भी सही चीज गलत पर्पस के लिए ली है तो वो मेरे को नुकसान करेगी। जी। और वो तो कहते हैं ना, जैसे आपने कहा मल्टीपल पॉलिसीज, तो क्या हम जिस तरह से हमारा शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो होता है एक,
जिसमें कि अलग अलग कंपनीज और अलग अलग इंडेक्सेस के हम शेयर एक्यूमुलेट करते हैं, तो उसी तरह से क्या हम इंश्योरेंस का भी एक्यूमुलेशन या कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें कि बना हम टर्म और लाइफ का कुछ कॉम्बिनेशन करके एक इन्वेस्टमेंट प्लस लाइफ सिक्योरिटी प्लान इस तरह से कर सकते हैं। वो एक्चुअली डिपेंड करता है इंडिविजुअल की नीड पे। तो अगर किसी की नीड है और किसी की क्या कहते हैं जरूरतें उसी तरीके की है, तो पोर्टफोलियो उस तरीके का भी बनाया जा सकता है। बट जनरली देखा ये गया है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ कि मुझे जनरली ऐसे लोग कम मिलते हैं जो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, जो कहते हैं मैं तो सिर्फ 5% के रिटर्न में खुश हूँ। अगर जी आप इंडियंस, सारे इंडियंस का जो इन्वेस्ट करते हैं, इंडियंस की बात कर रहा हूँ मैं एज अ पॉपुलेशन, अगर आप इनका रिस्क प्रोफाइल करेंगे ना, और मैंने किया है, ज्यादातर सबका मॉडरेट निकल कर आता है। ना तो वो कंजर्वेटिव है ना ही एग्रेसिव है, वो बीच में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। तो कहने का जी तात्पर्य ये है कि उनका पोर्टफोलियो मिक्स एंड मैच होता है, थोड़ा एग्रेसिव थोड़ा कंजर्वेटिव, बीच का पोर्टफोलियो 12-15% दे आर हैप्पी। तो वो बारह जी पंद्रह परसेंट के लिए आप इंश्योरेंस पॉलिसी में डालेंगे जहां पे 7-8% मिलेगा, तो कहीं ना कहीं गैप है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, उस नीड के बेसिस पे आपको अब वो सिर्फ इंश्योरेंस बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना है या उसमें थोड़ा बहुत म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट डालने, वो एक अलग चीज है। हम थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इंश्योरेंस पे ओके बात करना चाह रहे हैं, तो इंश्योरेंस पे रहते हैं। इन्वेस्टमेंट वाला हम मे बी आगे चल के कभी किसी सेशन में इसका कैसे पोर्टफोलियो बनता है उन सब चीजों पे बात करेंगे। जी अभी मैं जी एक जो चीज मैंने शुरुआत में बोला था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को समझने के लिए बताते हैं। और मैं अपना एग्जांपल बताऊंगा। मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए का टर्म प्लान है आज की डेट में, और उसका प्रीमियम मैं देता हूँ 20,000 रुपए साल। जी और ये मैंने तकरीबन 5-6 साल पहले लिया था, 5 साल पहले आप पकड़ के चलिए, जो कि इसकी टोटल टेन्योर है तकरीबन 30 साल का, 30 ईयर्स। सो जी अगर आप 30 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 6 लाख रुपए। जी आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ। 30 साल के लिए जी मैंने पॉलिसी लिया है, 20,000 मेरा प्रीमियम है, और प्रीमियम है। मुझे कवरेज दे रही है हाँ, कंपनी मुझे कवरेज दे रही है 1.5 करोड़ रुपए का। जी तो कहने का मतलब ये है कि मैं कंपनी को अगले 30 साल में 20-20 हजार करके 6 लाख रुपए दूंगा। बट इन 30 साल में मुझे अगर कभी भी कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता अगर जी मुझे कभी कुछ हो गया, तो मेरी फैमिली को 1.5 करोड़ रुपए मिलता है। तो आपकी जी कॉस्ट हुई 6 लाख रुपए, वो भी स्प्रेड ओवर 30 ईयर्स। 30 years। और कल ही कुछ हो गया, जबकि मैंने अभी 6 या 7 ही प्रीमियम दिए हैं, तो कंपनी मुझे क्या लाइबिलिटी है उसके ऊपर, मेरे को वो 1.5 करोड़ रुपए देंगे मेरी फैमिली को। तो आपका जी कॉस्ट वर्सेस द बेनिफिट इज सब्सटेंशियल। सब्सटैंशियल। तो आप उस चीज को समझिए कि आपकी नीड क्या है। अगर आपको इस तरीके की सिक्योरिटी चाहिए कि मेरे बाद मेरी फैमिली के ऊपर इस कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन, कोई फाइनेंशियल सेक्रीफाइस ना आए, तो आप टर्म प्लान को जाइए। अगर आपको लगता है कि आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा इंश्योरेंस मिल जाए, बाकी इन्वेस्टमेंट में चला जाए, और साथ में मुझे एक कंजर्वेटिव सा रिटर्न मिल जाए कि हाँ एफडी के बराबर मिलता रहे, मैं खुश हूँ। क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है, आपकी जो नीड है, वो कहती है ठीक है आपको 5-6% मिल जाए, ठीक है चलेगा, तो आप उसको भी कर सकते हैं। जी, तो सारे ही टर्म प्लान्स आपके नो रिटर्न पॉलिसी के तहत आते हैं या उनमें भी कुछ टर्म प्लान्स हैं जो कि प्रीमियम रिटर्न्स भी देते हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म प्लान्स ओनली, नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान्स। टर्म प्लान में दोनों ऑप्शन आते हैं, और ऑलमोस्ट सारी ही कंपनीज ये ऑप्शन देती है कि आप विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लीजिए या रिटर्न ऑफ प्रीमियम ले लीजिए। अच्छा, रिटर्न ओके ऑफ प्रीमियम को अगर आप समझेंगे तो उसमें क्या होता है, वो आपसे थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो जहां मैं ओके अपने नो रिटर्न प्रीमियम वाली पॉलिसी में 20,000 दे रहा हूँ, वहां हो सकता है मुझसे 22, 23 या 25 हजार पे चार्ज करें। और जो एडिशनल ओके पैसा जा रहा है, तो जी जो एडिशनल पैसा जा रहा है उससे वो कहीं ना कहीं उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे, या जो भी करेंगे वो मेरा जितना प्रीमियम मैंने दिया है यानी 6 लाख रुपए, उसको वापस कर देंगे। ओके ओके मैं जनरली अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं तो मैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम की तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आज से 30 साल बाद मुझे कोई 6 लाख रुपए देगा, मतलब मेरा ही प्रीमियम वापस, तो 30 साल बाद 6 लाख की वैल्यू ही कुछ नहीं रह जाएगी। वैल्यू क्या रह वो जाएगी? मिला या नहीं बट मिला उसका कोई कोई बेनिफिट नहीं है उससे। तो बेटर मैं सिर्फ प्योर इंश्योरेंस लूं, ज्यादा दिमाग ना लगाऊं। बस ये मेरे जी को पीस ऑफ माइंड रहे कि मैं कवर्ड हूं, मुझे कुछ भी हुआ, मेरी लाइफ को कुछ हुआ, तो मेरी फैमिली सिक्योर्ड है। ओके जितेंद्र, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लगभग हमारे सभी दर्शकों के भी जहन में होगा। सवाल पूछने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपके जहन में जो भी सवाल है
वो आप हमारे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द सेशन व्हेन वी हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, दैट टाइम यू कैन स्पीक स्पीक आउट योर क्वेश्चंस। सो मेरे जहन में एक सवाल है कि जो कि आमतौर पे हर किसी को होगा जो इंश्योरेंस लेना चाहता हो, कि इंश्योरेंस कितना लिया जाए, उसको किस बेस पे हम तय कर सकते हैं कि हम इंश्योरेंस कितना ले, क्या 50 लाख ले, या 1 करोड़ का रखे, या 1.5 करोड़ का? तो व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ दैट? देखिए, इसका कैलकुलेशन करने के मल्टीपल तरीके हैं, और लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट भी करते हैं। एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट हम भी कुछ टूल्स यूज करते हैं, या किसी तरीके की कैलकुलेशन को माइंड में रख के अपने क्लाइंट को सजेशन देते हैं। तो मैं मेजरली दो मेथड्स को पकड़ के चलता हूँ। एक जिसको कहते हैं इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। तो अगर आप इस शब्द को ही समझे, मतलब इनकम रिप्लेसमेंट मेथड के आपने एक ऐसा मेथड यूज किया जिसकी जिसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होती है कि आपकी इनकम को वो रिप्लेस कर देती है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आज की डेट में साल का 10 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है। 10 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ, अगर मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरी फैमिली के पास वो 10 लाख रुपए आते रहे। और वो कैसे आएंगे? जब मैं इतना समय शॉर्ट लूंगा, इतना लाइफ कवर लूंगा कि वो लाइफ कवर मुझे रिस्क कम से कम लेके, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न के बेसिस पे 10 लाख रुपए देना शुरू कर दे। तो उसको करने का तरीका जो है, कैलकुलेशन अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं, इनफैक्ट ऑडियंस भी नोट कर सकती है। अगर आप अपनी ईयरली इनकम को, आपकी जो एनुअल इनकम है, जो नेट इन हैंड आती है आपके पास, आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होती है हर महीने, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 8% से डिवाइड कर दें, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगा जो कि इनकम रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से आपका लाइफ कवर होना चाहिए। ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कैलकुलेट करने का। तो कुछ लोग जितेंद्र इस जी, तरीके से अच्छा करते होगा अगर आप ये चीज अगर हमें एक्सेल पर दिखा पाए तो, एक हैं। एग्जांपल के मैं तौर पे। कर जी जी, जी। मान लीजिए आज की डेट में मेरी एनुअल इनकम है 10 लाख रुपए। ये मेरी एनुअल इनकम है। हम्म। ओके। अगर आप इस नंबर को, विच इज 10 lakhs, इसको डिवाइड कर दें, तो ये मेरा लाइफ कवर निकल कर आता है। ओके। और मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने 10 लाख को सिर्फ 8% से डिवाइड किया है। अगर आप मंथली इनकम लेते हैं तो मंथली में आपको ये करना पड़ेगा, मान लीजिए लाख रुपए महीने की इनकम है, तो आपको पहले से एनुअल बनाना पड़ेगा, यानी 1 लाख को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो नंबर आएगा उसको 8% से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। ये कोई भी सिंपल सी मैथमेटिक्स से कोई भी कर सकता है। तो 1.5 करोड़ रुपए का कवरेज है। ये है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। मैं यहाँ लिख भी ओके। देता हूँ जिससे याद रहे, इनकम रिप्लेसमेंट मेथड। आपने इस तो तरीके ये से एक तरीका है कैलकुलेट जिससे जी हम पता लगा सकते हैं कि हम कितना। तो इसमें एक कंडीशन, जो आपने सैलरी की बात कही है, तो कई बार पे सैलरी में बदलाव या जॉब जाना, ये सारी चीजें भी शामिल हो सकती है। तो उस समय के लिए उस चीज को ध्यान में रखकर किस तरह से किया जा सकता है कैलकुलेशन? देखिए, उस चीज को आप फैक्टर इन नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं इसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना पड़ेगा। अगर रिड्यूस हो गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने अगर आज की डेट में 1.5 करोड़ की पॉलिसी ले ली, और हम्म। मेरा प्रीमियम जा रहा है तो जा रहा है। अनलेस एंड अनटिल की इतनी बुरी सिचुएशन हो जाए कि मैं प्रीमियम ही ना पे कर पाऊँ, तो एक अलग ही सिचुएशन है। उसमें आप पॉलिसी बंद करनी पड़ेगी, कवर खत्म हो जाएगा, यही होगा। बट मान लीजिए यहाँ से आपकी ओके। सैलरी इंक्रीज कर गई, 10 लाख की जगह ये हो गई 15 लाख रुपए, जी। और आपको लगता है कि अब आपका कवर कम पड़ रहा है, आपको कवर और बढ़ाना चाहिए, तो आप अपना एक एडिशनल पॉलिसी लेके कवर बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने जी। के तो ओके। तरीके हैं, बट कम करने का फिर वो उसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है कि आप जनरली तो देखिए किसी की भी ना सोच ये नहीं रहती कि उसको अपना कवरेज कम करना पड़े। ऐसी सिचुएशन ना भी आए, अंडरस्टूड। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा किसी के साथ हो कि सैलरी चली जाए, सैलरी कम हो जाए। तो उसके लिए फिर वही है कि आप उस पॉलिसी को बंद कराओ, कम की पॉलिसी कराओ, फिर वो नई पॉलिसी शुरू होगी। बट जनरली होता यही है, अंडरस्टूड। जो मैंने भी देखा है, कि जैसे जैसे सैलरीज इंक्रीज होती हैं, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, आपकी लाइफ की एस्पिरेशंस इंक्रीज होती है, तो लोग अपने कवरेजेस को बढ़ाते हैं रादर देन रिड्यूस करते हैं। अच्छा, इस ओके। प्रोडक्ट के साथ एक अच्छी चीज क्या है, या इस इंश्योरेंस के साथ एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है उस टेन्योर के दौरान में कि मेरे को अब जरूरत नहीं है, तो आप कभी भी बंद कर सकते हो।
आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि नहीं अगर आपने 20 साल के लिए तो आपको 20 साल देना है। आपको 10 साल बाद लगता है कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी फैमिली को मेरी इनकम की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब्सटेंशियल एसेट्स क्रिएट हो गई है, या कोई वो 7 रीजन जो मैंने पहले शेयर किया था उनमें से कोई आ जाता है, तो आप पॉलिसी बंद कर दीजिए, खत्म हो जाएगी, क्योंकि ओके आपको मिलना तो कुछ है ही नहीं इसमें। इसमें तो तभी ओके, मिलेगा जब कोई अनफोर्चुन इवेंट होगी। अंडरस्टूड तो ये सिंपल अंडरस्टूड। सी कैलकुलेशन है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, अपनी एनुअल इनकम को 8% से डिवाइड करना है, आपको एक अमाउंट मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, उतने का कवरेज आप ले लीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये कि मान लीजिए किसी ने पॉलिसी कराई 1.5 करोड़ रुपए की। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूँ कि इनकम रिप्लेसमेंट मेथड लेते क्यों है हम लोग। तो मान लीजिए 1.5 करोड़ की पॉलिसी जी कराई, और इस पैसे को ऑब्वियस सी बात है जिन सज्जन ने ये कराई उनको कुछ हो गया और उनकी फैमिली को ये पैसा मिला नॉमिनी के फॉर्म, मतलब नॉमिनेशन के थ्रू, तो उन्होंने इस पैसे को इन्वेस्ट किया, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ज्यादा नहीं, इस पे 8% का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। मतलब बहुत एग्रेसिव नहीं है, सेफ अपना पैसा रखा हुआ है, कैपिटल प्रोटेक्टेड करके 7-8% का रिटर्न निकाल रहे हैं। तो मोटा मोटा उतना ही पैसा आ जाएगा जितनी उनकी इनकम आ रही थी। जी जहां हमने 8% से डिवाइड किया था वहीं 8% का रिटर्न आ रहा है, तो हर साल 8%, आपका कैपिटल इंटैक्ट है 1.5 करोड़ पे, और आपको ये 12 लाख रुपए हर साल मिलते रहेंगे। तो उनकी फैमिली अपने खर्चे, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको इस 12 लाख रुपए से फुलफिल कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी ने, ऑब्वियस सी बात है, जो लॉस होता है किसी के जाने से, जो एक इमोशनल लॉस है, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसका कोई सेट ऑफ नहीं है। बट हाँ, फाइनेंशियल लॉस को इस तरीके से सेट ऑफ किया जा सकता है कि अगर वो नहीं है तो उनकी कमी जो है फाइनेंशियली, वो कहीं ना कहीं यहाँ से सेट ऑफ की जा सकती है। जी अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका होता है जिसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। उसका भी एक तरीके से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ता है। उसमें डिटेल में जाने के लिए आपको अपनी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी करंट आउटस्टैंडिंग हैं, लाइबिलिटीज है, उन सबको समझना पड़ेगा। मैं 2 मिनट लेके इसको भी एक बार थोड़ा सा आपको और ऑडियंस को समझा देता हूँ इसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो ये कैलकुलेटर है, आप चाहेंगे तो मैं इसको आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो मान जी लीजिए जी। मेजर साहब आपके लिए ही करते हैं कैलकुलेशन, आप मुझे नंबर्स देते हो, मैं आपके लिए कैलकुलेट देता हूँ। कोई होम लोन आपके ऊपर? ओके ओके ठीक है जी। मैं एक्चुअली आई वाज कमिंग टू दैट ओनली दैट इफ वी आर गिविंग द एग्जांपल, लेट्स ट्राई इट ऑन मी एंड टू आवर व्यूअर्स। वी विल give this in our telegram channel, the link of which will be posted in the chat box shortly, and you can find this calculator over there where you can do the calculations by yourself. So जितेंद्र जी चलिए अब मेरे एग्जांपल से करते हैं जी। होम लोन 30 lakhs, जी। कोई व्हीकल लोन? vehicle loan 7 lakhs, hypothetical figure. ओके। पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, Personal एनी अदर? loan 2 lakhs, hypothetical figure again. ओके। एनी अदर लोन्स, एजुकेशन और एनी अदर? Education 0, okay, nothing, okay. फॉर योर चाइल्ड हायर एजुकेशन एंड मैरिज, व्हाट इज द मनी दैट यू वांट टू कंट्रीब्यूट एज ऑन टुडे? मतलब आज आपको क्या लगता है कि अगर बच्चे की एजुकेशन और मैरिज की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो कितना अमाउंट होगा? Let's say 2 lakh rupees per year. इसको तो बताइए कि अगर आज आपके पास उतना पैसा हो तो, क्योंकि आप मंथली में डालोगे वो नंबर पे मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा उसका फ्यूचर No, वैल्यू। no, no, not monthly. It is yearly. Okay, so you want the lump sum amount. लमसम अमाउंट कि आज इतना पैसा अगर मैंने सेट ऑफ कर दिया बच्चे के लिए तो उसकी एजुकेशन और मैरिज दोनों हो जाएगी उससे। Yeah, let's say 50 lakh rupees then. ठीक The है, figure 50 is डला right. हुआ है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए? Primary education, let's say 10 lakh rupees. ओके। कंट्रीब्यूशन टू पेरेंट्स? Contribution to parents, let's say 5 lakh rupees because parents are staying together, so no problem. एनी बिग एक्सपेंस लाइक हाउस परचेज, एनीथिंग व्हिच यू फोरसी कि मेरे बाद मेरी फैमिली के पास वो घर होना चाहिए? अगर है तो आप नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। जी होम लोन जो चल रहा है that is the one thing ठीक। which is planned. Okay, that's fine. आपके मंथ खर्चे, हाउस होल्ड Monthly एक्सपेंसेस, expenses, let's say 50,000 rupees over and above all the EMIs. लाइफस्टाइल Lifestyle एक्सपेंसेस? expenses 20,000 rupees. सो आपके केस में जो लाइफ इंश्योरेंस की नीड निकल के आती है वो आती है 1.46 करोड़। अगर आपके पास ऑलरेडी Oh, इंश्योरेंस है तो आप उसका समय शॉर्ट बता सकते हैं, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो जो डिफरेंशियल वैल्यू है वो आपका लाइफ कवर निकल कर।
Okay. So existing life insurance sum assured, you can count it as 1 crore. So 46,000 still remains short. 46 Okay. lakhs. 46 lakhs. 46 lakhs. Yes. Sorry. Yeah. Yeah. Understood. So So this is a nice calculator which can be used by our viewers, and we will, post this calculator along with the usual manual at our Telegram group as well as WhatsApp group. Yes, Jitendra ji. Sorry. जी, Continue. तो ये बेसिकली मेनली दो तरीके हैं, एक इनकम रिप्लेसमेंट, दूसरा ह्यूमन लाइफ वैल्यू। कहीं ना कहीं दोनों में से ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज्यादा लॉजिकल है, क्योंकि उसमें आपकी करंट लाइबिलिटीज, आपके खर्चे, आपकी फ्यूचर एस्पिरेशन, सब कुछ को कहीं ना कहीं कोलेट करके आपको एक नंबर दिया जाता है। इनकम रिप्लेसमेंट इज मोर ऑन द साइड ऑफ कि मेरे को ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे पता भी नहीं है। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि मेरी फ्यूचर एस्पिरेशंस क्या है, मैं किस तरीके के कंट्रीब्यूशन बच्चों के लिए या फैमिली के लिए सोच रहा हूँ। तो सिंपल से ये भी काम कर सकते हैं कि अपनी इनकम को 8 से डिवाइड, मतलब 8% से डिवाइड करके एक नंबर पे आ सकते हैं। मुझे किसी ने कभी ये चीज बोली थी, इनफैक्ट मेरे मेंटर ने बोली थी कि जो ये लाइफ इंश्योरेंस होती है पैराशूट की तरह है। ये छोटा बड़ा बड़ा मैटर नहीं करता है, होना जरूरी है। छोटा होगा तो चोट फोट लग जाएगी, बड़ा होगा तो आप पूरे प्रॉपर सेफ रहेंगे, बट नहीं होगा तो जान जाएगी सीधा, और आप उससे कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फौज में काम किया है, तो आपको पता होगा कि पैराशूट स्काई डाइविंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एक स्काई डाइवर के लिए। तो इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस भी सभी के लिए, चाहे वो किसी भी जेंट्री के, किसी भी एज ग्रुप के लोग हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। Ji, just to update the viewers, in Army we do have our own Army Group Insurance, scheme. But the moment when I was retiring and it was my last day of service, so along with my service, my insurance expired, obviously. So immediately I was in a search of insurance. I went online and checked. So उस एक्सपीरियंस से जितेंद्र जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस ऑनलाइन इंश्योरेंस खरीदने का कुछ ठीक नहीं रहा। Earlier, I bought one term insurance immediately on release from one of the sites, which I would not want to name, from one of the company again, which I would not want to name. But ultimately, when I checked the document, the policy with one of my friend who was working in insurance industry, he said that it is, fake. So buying insurance, do you recommend buying insurance online, or do you recommend buying insurance with some person, some human being associated who can be your relationship manager and who can service you throughout your life? So is it a good idea to buy online? See, buying online is a good idea because it somehow increases your cost or the premium substantially, क्योंकि उसमें से ब्रोकरेजेस हट जाती है, तो अच्छा खासा ड्रॉप दिखता है प्रीमियम्स में। बट आपको सिर्फ कॉस्ट ही नहीं देखनी चाहिए, आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कितने पैसे बचा रहा हूँ। आपको जो आप एडिशनल पैसा दे रहे हो उससे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं उसको भी समझना जरूरी है। सो अगेन यू शुड डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि अगर मैं ऑनलाइन खरीदता हूँ तो मुझे क्या फायदा हो रहा है, अगर मैं ऑफलाइन किसी एजेंट के या किसी जानकार के थ्रू खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या फायदा हो रहा है। अब इसको मैं इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ऐसे मान के चलिए आपको दवाई लेनी है। अगर आपको पता है आपको कौन सी दवाई लेनी है और क्यों लेनी है, तो आप केमिस्ट के पास जाओ, सीधा केमिस्ट के पास गए, उनको बताया कि मुझे फला फला गोली चाहिए, और आप श्योर हो कि जो गोली आप ले रहे हो उसी से उस बीमारी का या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो, आप जाओ बिंदास जाके गोली लो। बट अगर आपको उस चीज का नहीं पता है, आपको नहीं अंदाजा है कि आपको बीमारी क्या है सबसे पहली चीज, और उस बीमारी के लिए सही दवाई क्या है, तो आप खुद से जाके ना केमिस्ट से पंगे मत लो, क्योंकि अगर आपने दवाई गलत ले ली ना तो उसका उतना पैसे नहीं बचेंगे जितना नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की फीस दो, डॉक्टर आपको सही एडवाइस देगा, उस सही एडवाइस से आपको सही गोली मिलेगी और उस सही गोली से आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप खुद इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं और आपके पास उतना एक्यूमेन है कि आप समझ पाते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या वो फाइन प्रिंट्स हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है, हम लोग हर चीज खरीदने के लिए तो तैयार है बट फाइन प्रिंट्स पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऑनलाइन जाओ, खरीद लो सब कुछ, क्योंकि खरीदना आसान हो गया। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि कोई भी चीज खरीदना तो fine prints in case of human being, if you're consulting some human being, can be understood well vis-a-vis buying it online. That is what the major point is. Secondly, you can also give some advices. You can also include some risks in your profile
when you're doing it with human being, isn't it? Just to add to this, apart from the points that you've shared, and these are valid points, apart from that, there are 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके पास 252 पॉलिसियां हैं। अब उन 252 में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा सूट करती है, या आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सी है, ये बताएगा कौन? आपके पास अगर वो है, मतलब वो एक्यूमेन है, वो एक्सपर्टीज है, तो आप खुद निकाल लीजिए उन 252 में से जो सबसे सुटेबल है, और आप ऑनलाइन जाके खरीद लीजिए। बिल्कुल आपका फायदा होगा, आपका प्रीमियम भी रिड्यूस होगा, आपको कहीं ना कहीं वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा कि हाँ ये चीज मैंने खुद जाके ऑनलाइन खरीदी है। बट अगर आपके पास वो चीज नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाए, उससे सही राय ले, सही प्रोसेस को फॉलो करें। इसमें मैं एक ना केस स्टडी भी शेयर करता हूँ। इनफैक्ट मैं दोनों ही केस स्टडी शेयर करूंगा, जहां ऑनलाइन लिया गया और जहां ऑफलाइन लिया गया, और ये रियल है। ऑब्वियसली बात है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो ना तो नाम मैं शेयर करूंगा, ना ही मैं उनका डिटेल शेयर करूंगा। बट ऐसे ही किसी ने अपनी कॉस्ट कम करने के लिए ऑनलाइन इंश्योरेंस ले लिया। अब ऑनलाइन इंश्योरेंस तो ले लिया, बट अपनी जितनी समझ थी उस हिसाब से उन्होंने ऑनलाइन जाके चीजें फिल कर दी। ठीक है जी, पॉलिसी भी बनकर आ गई, क्योंकि जो पॉलिसीज बनती हैं लाइफ इंश्योरेंस की, ये गुड फेथ पे बनती है। आपने क्या डिक्लेयर किया, कंपनी उसको सच मान के आपको पॉलिसी इशू करके दे देती है। ठीक है, पॉलिसी इशू होकर आ गई। अब उस पॉलिसी के अंदर माइन्यूट माइन्यूट सी गलतियां निकली, क्लाइंट ने इग्नोर कर दिया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियां छोड़ दो। अब कहीं ना कहीं छोटी सी दुनिया है, तो क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी पॉलिसी मुझे शेयर करी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप दिखाओ मेरे को पॉलिसीज। मैंने पॉलिसी देखी तो उसके अंदर गलतियां, मैंने उनको बताया कि सर ये गलतियां हैं, गलतियों को ठीक कराओ। अब उन गलतियों को ठीक ना कराने से क्या होता है, आपकी जो क्लेम सेटलमेंट है वो हैम्पर होता है। मान लीजिए आज उनको कुछ हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आज उनको कुछ हो गया, एक तो वो टाइम ऐसा होगा जहाँ पे फैमिली वैसी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होती इन सब चीजों के लिए, भाग दौड़ करने के लिए, पेपर वर्क करने के लिए। उसमें भी अगर ये पता चलेगा कि इसमें तो पॉलिसी में 5 गलतियां हैं, तो कंपनी तो पहले कहेगी जी हमें तो प्रूफ दो, हमें प्रूफ दो कि आपने जो लिखवाया था वो सही था, या जो आप अब कह रहे हो वो सही है। तो आप कहीं ना कहीं फंस जाओगे, लिटिगेशन में चीजें जाएंगी, डिले होंगे, आपके बाद आपकी फैमिली परेशान होगी। तो ऑनलाइन में जाके पहले तो ये मेक श्योर करें कि आपने प्रॉपर पूरा प्रोसेस फॉलो किया है कि नहीं किया, आपने डिटेल सही भरी है कि नहीं भरी है, आपने जो चीजें डिक्लेयर करनी चाहिए वो डिक्लेयर करी है कि नहीं करी है। ये चीजें जनरली क्या होता है, हम इग्नोरेंस की वजह से या किसी और रीजन की वजह से छोड़ देते छोटा मान के, बट यही आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वहीं अगर मान लीजिए आपने किसी अच्छे अच्छे एजेंट या एडवाइजर के थ्रू पॉलिसी ली, हाँ थोड़ी सी महंगी पड़ेगी आपको, बट अगर उस एक्स्ट्रा पैसे को आप अमोटाइज करें अपनी पूरी लाइफ के लिए कि भाई मैंने 20 साल की पॉलिसी ली है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं निकल कर आती, बहुत छोटा सा अमाउंट हो जाता है। उसके बाद आपको ये पहली चीज, आपको पूरा प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंटेशन तरीके से हो, आपका मेडिकल तरीके से हो, पॉलिसी इशुएंस में कोई दिक्कत ना आए। और इनफैक्ट अगर वो एडवाइजर अच्छा होगा तो हो सकता है अगर आप नहीं है तो आपकी फैमिली की हेल्प भी करे, क्योंकि कई एडवाइजर्स ने किया है, और मैं बहुत अच्छे अच्छे एडवाइजर्स को जानता हूँ जिन्होंने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया, क्लाइंट को घर में बैठे बैठे चेक्स दिलवाए हैं जब ये कोरोना के टाइम पे मिस हैपनिंग हुई है। तो वो क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस उन्होंने पूरा प्रॉपर फॉलो करवाया। वहीं जिनके पास ऐसे एजेंट्स नहीं थे, एडवाइजर्स नहीं थे, हेल्पिंग हैंड नहीं थे, उनकी फैमिली आज तक स्ट्रगल कर रही है, क्लेम नहीं मिला है, फंसा हुआ है किसी न किसी लिटिगेशन में। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप जो बचत कर रहे हैं उस बचत के अगेंस्ट में आपको क्या चीजें हैं जो कि नहीं मिलेगी। आपको डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं मिलेगा जहाँ पे आप किसी से बात कर सके, किसी का सजेशन ले सके, किसी की एडवाइस ले सके, किसी का आपको कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं मिलेगा, वो हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगी, वो सर्विस नहीं मिलेगी। बहुत सारी पॉलिसियां बंद हो जाती हैं क्योंकि ऑनलाइन कराई थी, खुद को ध्यान नहीं रहा, बंद हो गई, पता ही नहीं चला, बाद में ना तो क्लेम है ना कुछ है। एडवाइजर होगा कम से कम इस लालच में कि हाँ उसे उस साल का प्रीमियम का 1% मिलना है, आपको फोन करके बोलेगा तो सही कि सर आपका प्रीमियम ड्यू है, एटलीस्ट पेमेंट कर दीजिए। तो ये सारी चीजें जो आपको इवैल्यूएट करनी चाहिए। जितेंद्र जी, प्रीमियम से एक चीज, एक सवाल मेरे जहन में आया है, सॉरी रोक रहा हूँ आपको यहाँ पर, लेकिन प्रीमियम अगर हम एक इनकम को सोर्स मानकर एक पर्टिकुलर प्रीमियम को डिसाइड करके पॉलिसी लेते हैं, तो क्या हम उसको मिड टर्म बीच में उसका प्रीमियम में कोई बदलाव कम या ज्यादा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। बेसिकली ये इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो पॉलिसी होल्डर है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट है, और इन एग्रीमेंट के बीच में आप फ्रीक्वेंटली चेंजेस, मतलब इनका चेंजेस कर ही नहीं सकते।
तो अगर एक बारी पॉलिसी इशू हो गई तो ना तो कंपनी अपनी तरफ से कोई टर्म्स कंडीशन चेंज कर सकती है, ना ही क्लाइंट अपनी तरफ से कोई चेंजेस कर सकता है। वो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा फॉर द टेन्योर। इसमें जो चेंज हो सकता है वो सिर्फ सर्विस टैक्स या जीएसटी चेंज हो सकता है, जो कि सरकार को पैसा जाता है, वो प्लस माइनस हो सकता है। उसके अलावा ना तो प्रीमियम्स चेंज हो सकते हैं, ना सेम पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ या घट सकता है। आपको अलग से पॉलिसी करानी पड़ेगी उसके लिए। अगर कम कराना है तो पॉलिसी बंद करा के नहीं लेनी पड़ेगी, अगर बढ़ाना है तो नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी, बट सेम के अंदर, क्योंकि वो एग्रीमेंट हो गया है एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट व्हिच कांट बी चेंज, सो यू हैव टू कंटिन्यू विद इट। Understood, understood. So, what are the factors which I should keep in mind while buying a term plan? सबसे पहले तो जो हमने कैलकुलेशन करी, आपको पता होना चाहिए आपको कवरेज चाहिए कितना। जी मतलब जब तक आपको ये नहीं जी पता होगा कि मुझे कवरेज कितना चाहिए, अब कवरेज में भी जैसे हमने शुरुआत में बात करी, सबसे पहले तो वो जानना है, इनफैक्ट कवरेज से पहले ये जानना है कि आपको इंश्योरेंस चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस चाहिए। ओके तो अगर आपका ओके एजेंडा है, अगर आपका एजेंडा बहुत क्लियर है कि नहीं मुझे मेरे ना होने पे मेरी फैमिली का क्या होगा, इस सवाल का जवाब देना है, तो आप प्योर इंश्योरेंस यानी टर्म प्लान की तरफ जाते हैं। तो आप उस हिसाब से फिर मतलब कैलकुलेशन करते हैं, सोचते हैं कि मेरे को कितना कवरेज चाहिए, कितना अमाउंट सफिशिएंट होगा मेरी फैमिली के लिए टू टेक केयर ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे लिए कितना टेन्योर का पॉलिसी लेना ठीक रहेगा। मैं 10 साल का पॉलिसी लूं, 15 साल का पॉलिसी लूं, 20 साल का पॉलिसी लूं, या होल लाइफ लूं, पूरी जिंदगी के लिए लूं, वो आपको जी डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके कई फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। कॉस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी टर्म प्लान स्पेसिफिकली के केस में क्या होता है, जब आप अपना टेन्योर बढ़ाते हैं, 5 साल से 10 करेंगे, 10 से 15 करेंगे, तो आपका प्रीमियम बढ़ता है, क्योंकि कंपनी का जो रिस्क है, क्योंकि वो आपको लंबे टाइम तक कवर कर रही है, तो उनका रिस्क बढ़ रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर किसी ने 5 साल के लिए पॉलिसी ली है, वहीं किसी ने 20 साल के लिए, तो 20 साल वाले को ज्यादा रिस्क है, तो जी जो 20 साल वाला प्रीमियम देगा वो 5 साल वाले से ज्यादा देगा। जी तो इन चीजों को कंसिडर करके कि मेरे को कितने साल की पॉलिसी चाहिए, वो आपको समझना पड़ेगा। वो समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं जो मान के चलता हूँ कि जब तक आपको लगता है कि मैं अर्निंग कैपेसिटी रखता हूँ या कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं इतने साल की या इस एज तक मैं कमाऊंगा, उतने साल की कम से कम पॉलिसी रखिए। तो अगर मुझे लगता है मैं जी 60 की एज तक तो काम करूंगा एकदम बढ़िया, तो 60 की एज तक तो मुझे कम से कम चाहिए। उससे कम की मैं ले रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं फिर से रिस्क पे हूँ। उससे ज्यादा लेना है जी तो और फैक्टर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा कि क्यों मैं और ज्यादा टाइम के लिए लेना चाह रहा हूँ, मेरा इंटेंट क्या है। मान लीजिए मुझे लगता है मेरे कुछ ऐसे गोल्स हैं जो 60 की एज के बाद भी कंटिन्यू करेंगे और मुझे उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं और थोड़े लंबे टाइम के लिए लूंगा। तो ये सब चीजें इवेल्युएट जी करनी पड़ेगी, और ये सब इवेल्युएशन करने के लिए अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के करें तो कहीं ना कहीं आपको एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड पर्सपेक्टिव मिलता है। उसके बाद जो दूसरी चीज है, जो तीसरी चीज, पहला हो गया आपका कवरेज कितना चाहिए, दूसरा टेन्योर कितना होना चाहिए, उसके बाद किस कंपनी के साथ मुझे ये पॉलिसी लेना है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और हर कोई ये चाहता है कि उसके पास बेस्ट पॉलिसी हो। सबसे पहले तो मैं सबको, आपको भी और ऑडियंस को समझाना चाहूंगा कि बेस्ट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। जो आपको ये कहता है ना मैं आपको बेस्ट दे रहा हूँ, तो ये समझ जाओ जैसे ही उसने बेस्ट बोला तो इसका मतलब वो आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि बेस्ट जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सुटेबल होता है, जो चीज मुझे सूट कर रही है वो मेरे लिए बेस्ट है, हो सकता है वो आपके लिए जी बेस्ट ना हो क्योंकि आपको सूट नहीं कर जी रही। जी तो हमें समझना पड़ेगा कि बेस्ट जैसी चीज कोई है ही नहीं, सुटेबल होती है। मेरे लिए क्या सुटेबल है, मेरी नीड्स को क्या सूट कर रहा है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो कौन सी जी कंपनी ऐसी है जो मेरे को सबसे ज्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है विद कन्वीनियंट कॉस्ट। ऐसा नहीं कि मार्केट में वही चीज 100 रुपए की मिल रही है, वो मुझे फीचर अच्छे दे रहा है तो 150 रुपए की मिलेगी, नहीं। जी कॉस्ट भी बेनिफिट करनी चाहिए मुझे, और फीचर्स भी बेनिफिशियल होने चाहिए। तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा। ये मेरे हो गए 3 फैक्टर्स। उसके बाद जैसे मैंने बोला, चौथी चीज प्रीमियम कितना चार्ज करेगा। अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो यहाँ पे देखने वाले दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो प्रीमियम कितना चार्ज हो रहा है, मतलब कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ज्यादा एग्रेसिव प्रीमियम्स नहीं होने चाहिए कि भैया 100 रुपए की चीज जो है वो 200 रुपए में दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि नाम है, तो नाम के जी बेसिस पे डबल प्रीमियम चार्ज करें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रीमियम होना चाहिए, 10-15% हियर एंड देयर इज ओके। उसके अलावा दूसरी चीज है कि क्लेम सेटलमेंट, ये मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये शो क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है उसका। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि जितने उसके पास हर साल क्लेम आते हैं, उनमें से कितने वो क्लेम्स को है सेटल करता है, मतलब कितनों को पैसे वापस करता है। जी जितने ज्यादा क्लेम सेटल होंगे उतनी ही अच्छी उसकी रेशियो होगी। जितनी अच्छी रेशियो होगी उतनी अच्छी रेप्यूटेशन होगी। उसका मतलब ये है कि अगर कोई अच्छा, मतलब मान लीजिए 100 क्लेम आए और 98 को सेटल कर रहा है, तो इसका मतलब वो पैसे देने की इंटेंशन रखता है।
वहीं एक और कंपनी है जो 60 क्लेम सेटल करती है, 40 को रिजेक्ट कर देती है, तो इसका मतलब गड़बड़ है। भैया 60 क्लेम आ रहे हैं और 60 को पे कर रहे हैं, 40 को फंसा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका इंटेंशन ही नहीं है पे करने का। जी, तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है, अगर आप देखें तो काफी वेबसाइट्स है जो आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड करती है, जिस पर के अलग अलग कंपनियों के ये क्लेम सेटलमेंट रेशियोज भी दिए होते हैं। लेकिन क्या है उनकी ऑथेंटिसिटी? क्या कोई बॉडी है, क्या कोई इंस्टीट्यूशन है जो इस चीज पर वॉच रखती है और जिसका कि ये एक ऑथेंटिक फिगर है? इज इट एन ऑथेंटिक फिगर विच वी सी ऑन द इंटरनेट? देखिए थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन होता है, मैं मना नहीं करूंगा। जो वेबसाइट है, प्राइवेट वेबसाइट है, इन पे थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि सब अपना सामान बेचने के लिए बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को जी, अच्छा दिखा के उसको बेचना है तो थोड़ा अच्छा दिखाएंगे। आप किसी ऐसी डोमेन पे जाइए मत, आप सीधा आईआरडीए की वेबसाइट पे जाइए। आईआरडीए हर साल, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट्स द पेरेंट गवर्निंग बॉडी, मतलब रेगुलेटरी यस, बॉडी है। वो हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है, और आप गूगल पे सर्च मारोगे वो एनुअल रिपोर्ट पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। ओके, उसके अंदर वो हर साल ऑथेंटिक नंबर्स जो एक्चुअल इंडस्ट्री के हैं वो शेयर करती है, कंपनी बाय कंपनी, नेम बाय नेम। ओके, यस, दैट इज अ गुड तो सोर्स ऑफ वो रिपोर्ट इंफॉर्मेशन। वो यस, वो वो रिपोर्ट आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप आईआरडीए एनुअल रिपोर्ट गूगल पे सर्च मारो, पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। उसके अंदर लास्ट के जो 10 पेज है वो इसी बारे में है, किसका कितना क्लेम था, किसने कितना क्लेम सेटल किया, कितना परसेंटेज है, पैसों में कितना किया, कितने करोड़ों का क्लेम आया था, उस करोड़ों में से कितना परसेंटेज उन्होंने सेटल किया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं आप एक वाइस चॉइस ले पाते हो ये समझने के लिए कि कौन सी 5-6 अच्छी कंपनियां हैं। फिर उन 5-6 कंपनियों के प्रीमियम चेक करिए कि अच्छा XYZ इतना चार्ज कर रही है, एबीसी इतना चार्ज कर रही है, अच्छा दोनों का क्लेम सेटलमेंट ऑलमोस्ट बराबर है, तो फीचर्स किसके ज्यादा अच्छे हैं, XYZ के जी, अच्छे हैं, तो चलो मैं XYZ के साथ चला जाता हूँ, मैं उनको अप्रोच करता हूँ मुझे कवर देने के लिए। तो ये सब चीजें की अंडरस्टूड। जाती है। तो मेजरली आपको ये 3-4 पॉइंट का ध्यान रखना होता है कि कवरेज कितना चाहिए, टेन्योर कितना है, कौन सा सही इंश्योरर है, किस कंपनी के साथ जाना है, और प्रीमियम कितना चार्ज हो रहा है। और सबसे लास्ट में उसका क्लेम सेटलमेंट देख लो कि क्लेम सेटलमेंट सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा है। कॉस्ट को देख के कभी भी एनालाइज मत करो कौन अच्छा है या बुरा है, उसके क्लेम सेटलमेंट को अंडरस्टूड। देख के एनालाइज करो। हो सकता है थोड़ा सा महंगा हो, बट उसका क्लेम सेटलमेंट अगर अच्छा है तो एक्स्ट्रा पैसे देने में कोई बुराई नहीं है। जी, जी, अंडरस्टूड, जितेंद्र जी। So, to sum up today's income, so life insurance is the first episode which we are taking after our financial literacy episode. So now we are opening our forum for questions. Anybody who's got questions may raise their hand or they can type their question in chat box. Apart from that, for our online viewers who will view the recordings, they can still post their questions in comments. We will connect with our experts and we will try and answer their questions. We will also share our Telegram channel and WhatsApp number in chat box. I request you all to join to ask your questions there also in future. So now the forum is open for questions. Okay, let me first check the chat box. Okay, so Pankaj Sharma, yes, he asked, should we buy term plan with any rider? So, talking about riders, are they supplementary to the term plans or the life insurances, which can provide us with more depth in our insurance? Do we go for riders? Uh, yes, you should if there's a need for, and it depends which rider are we talking about. So there are multiple riders, जिसमें से accidental death and disability rider होता है, permanent disability rider होता है, waiver of premium एक rider होता है, critical illness एक again important rider होता है. So when you take a decision in terms of taking a term plan, सबसे पहले जो important है वो तो ये है कि आपको base cover कितना लेना है. तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना, मुझे जो पॉलिसी लेना है, टर्म प्लान लेना है, उसका बेस कवर क्या होना है। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया है, फिर मुझे ये देखना है कि मुझे और किस तरीके के रिस्क है जो मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है जिनसे। मान लीजिए मेरी एक ऐसी नौकरी है या मेरा काम ऐसा है कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट एक मेजर फैक्टर हो सकता है,
तो आप एक्सीडेंटल राइडर डालिए अपनी पॉलिसी में, उसकी एक एडिशनल मतलब कॉस्ट होगी। अगर सारे अलग अलग राइडर्स अगर हम डाल डाल सकते हैं या डालना अगर हमें पड़े इन्हें, तो फिर जो नॉर्मल आपकी जो टर्म प्लान है, इंश्योरेंस कवर है, वो फिर कवर कर क्या रही है? अगर एक्सीडेंट से या किसी दुर्घटना से मेरी मौत हो जाए, अगर वो अगर नहीं कर रहे, उसके लिए अगर राइडर लेना पड़े, नहीं तो नहीं फिर जो बेसिक हमने टर्म प्लान लिया है उसका फायदा क्या? नहीं, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगा। जो आपने बेस प्लान लिया है, जो बेस कवर लिया है, वो सब कुछ कवर करेगा। ओके। वो सब कुछ कवर करेगा। डेथ ड्यू टू एनी रीजन इज कवर्ड। उसमें 2-3 एक्सक्लूजन होते हैं, जिनमें से सुसाइड एक हो गई। सेल्फ ओके। इनिशिएटेड इवेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आपने खुद ही कोई जाके गोली मार ली तो कवर नहीं मिलेगा। जी आपने दारू जी पीटे, सॉरी, आपने ड्रिंक करके जाके गाड़ी ठोक दी और ये क्लियरली जी डिक्लेयर हो जाता है कि आपकी गलती थी, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो क्लेम नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर जी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी है, कोई भी इलनेस है, एक्सीडेंट है, कोई भी अनफॉर्चून इवेंट है, तो आपको क्लेम मिलेगा, जो कि आपका बेस कवर है। अब जी यहाँ पे राइडर क्या काम करते हैं? राइडर ये काम करते हैं कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं विद एन एडिशनल कॉस्ट। मान ओके। लीजिए, मैं एक एक राइडर को जल्दी से मतलब समराइज करूंगा। सबसे पहला राइडर जो कि ज्यादातर लोग लेते हैं वो है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। अगर उनको जी लगता है उनको एक्सीडेंट की वजह से डेथ होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो वो एक्सीडेंटल डेथ राइडर डाल देते हैं, जिसकी कुछ एडिशनल कॉस्ट आती है, मे बी 5-7% आपके बेसिक प्रीमियम का। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपकी डेथ हुई एक्सीडेंट की वजह से, तो आपको कवरेज मिलेगा बेस कवर प्लस एक्सीडेंटल कवर। ओके ओके। आपने एक और थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो 1 करोड़ की आपकी बेस पॉलिसी थी, 25 लाख का अंडरस्टूड। आपने आपने 25 लाख का एक्सीडेंटल कवर लिया। तो एक्सीडेंट के केस में 25+1 यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए आपको आपकी फैमिली को मिलेंगे। Understood. So the riders which we are talking about, one example is accidental rider. So is it that we have to opt for riders only at the time of inception of the policy, or we can add and subtract the riders in between also? जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि स्टार्टिंग में ही जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हो जाती है। तो आपने जो पहले बता दिया कंपनी को, जो आपने रिक्वायरमेंट उनसे की, वही आपको ऑफरिंग में मिलेगा। अगर आपने कोई चीज छोड़ दी तो आप उसको बाद में ऐड नहीं कर सकते। Understood. Understood. Okay, इस Pankaj Sharma, you have raised your hand. You can unmute yourself and ask your question. Thanks, Mr. J, and thank you, Mr. Jitendra. Actually, the question which I had asked regarding rider, normally what happens is, it is always the case that whenever we get a rider, whenever this happening happens within the society, it is very difficult, or many times in case of accidents, it becomes very difficult to prove, because you don't know whatever the case has happened, how that person got. I mean, somehow traffic officials or police officials are hell bent on proving that that person was driving, I mean, in the opposite direction or wrong direction. Somehow these cases get twisted. That is where what I wanted to highlight was that these riders, although we tend to add them just to have that extra benefit, but in like in one of the previous sessions which I attended from somebody else, they mentioned in case you want to go for such kind of plans, go separately, because many a times the main corpus itself, I mean, it gets Okay. jeopardized. I Yes, understood. uh, So, Jitendra ji, his question is that we get the rider, but sometimes, due to the manipulation from system or the judiciary system, you can say, or law enforcement, so we don't get the benefit of that. So, how do we go about it? see. But that would be very, yes. And very wise question. In fact, I will appreciate Mr. Sharma's question and taking up this query of his. होता है ऐसा, मैं डिसएग्री नहीं करूंगा कि नहीं होता है। नंबर बहुत कम होगा, सो आउट ऑफ से 100 पॉलिसीज 1-2 केसेस में ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है। देखिए, जहां पे भी थोड़ा भी ग्रे एरिया होगा ना, जहां चीजें ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में नहीं होगी कि हाँ गलती थी या गलती नहीं थी, और कहीं ना कहीं ग्रे होगा, वहां कंपनी, आप मान के चलिए ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आप एक कंपनी हो, आपने मुझे क्लेम देना है, तो आप अपनी सेटिस्फेक्शन तो करोगे ना हर तरीके से कि भाई मैं गलत क्लेम तो नहीं दे रहा हूँ पे। मतलब जी मेरे को किसी को 1 करोड़ की पेमेंट करनी है, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना कर दूंगा। मेरे को सारे इफ्स एंड बट्स का सॉल्यूशन, सारा आंसरिंग चाहिए होगी ना।
रिपोर्ट्स भी चाहिए Understood. होंगी कि ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कह रहा है, वहाँ की लोकल पुलिस क्या कह रही है, थाने में क्या कोर्ट है, एफआईआर क्या कहती है। तो जहां पे भी ग्रे वाला एरिया आ जाएगा, वहाँ ऑब्वियस सी बात है लिटिगेशन में चीजें जाएंगी, और लिटिगेशन में चीजें जाएंगी तो सही पार्टी को सही और गलत पार्टी को गलत प्रूव किया जाएगा। वो कंपनी का भी हक है और वो कहीं ना कहीं लॉजिकल भी है। तो ऐसा होता है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ राइडर्स के केस में होता है। अगर ऐसा कोई भी ग्रे एरिया आएगा जहाँ पे प्रूव करना मुश्किल हो कि गलती किसकी थी, तो उसमें तो आपका मेन सम एश्योर्ड भी नहीं मिलेगा, वो भी अटक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि राइडर की वजह से ऐसा होता है। अगर आपका पॉलिसी के अंदर ही पॉलिसी होल्डर को कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस में चीजें हुई हैं जिसको प्रूव करना मुश्किल हो रहा है, और क्लेम देना इतना आसान नहीं है, चीजें लॉजिकल और इलॉजिकल के बीच में फंस गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको बेस का समय शॉर्ट भी नहीं मिलेगा, आपको आपका राइडर भी नहीं मिलेगा। राइडर लेने का सिर्फ लॉजिक क्या होता है, आप अपने जो एडिशनल रिस्क है, जो आपको लगता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, आप उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो राइडर्स लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है कि एक्सीडेंट एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब एक्सीडेंट में ना जरूरी नहीं कि डेथ ही होगी, कई जी। एक्सीडेंट में बंदा सर्वाइव कर जाता है, बट डिसेबिलिटी ऐसी हो जाती है Disabilities. कि, तो डिसेबिलिटी के केस में आप जिंदा हो, बट आपके मान लीजिए, सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब पॉलिसी होल्डर जो भी है, सॉरी आप ऑफेंड मत फील करना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरा एक्सीडेंट हो पॉलिसी, चुका है और मैं डिसेबिलिटी के अंदर फॉल करता हूँ, और थैंकफुली आई वाज इंश्योर्ड। यस वो को इंसिडेंट है कि ऐसा मैंने बोला और ऐसा यस। आपके साथ हुआ है, बट जनरली क्या होता है नो, कि मान दैट्स लीजिए परफेक्टली फाइन। परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, जो पॉलिसी होल्डर है उसके दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखें, कोई भी ऐसी इवेंट हो गई या कोई ऐसी इंसिडेंट हो गई कि उसको अब ना वो आगे नौकरी नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, उस स्टेज पे पहुंच गए। तो उस केस में टेम्परेरी परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर से क्या होगा, जितना आपने राइडर लिया है कंपनी उतने पैसे आपको दे देगी, आप उस पैसे से कुछ भी कराइए, आपको अपना इलाज कराना इलाज कराइए, पॉलिसी चलती रहेगी, जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू कर रही है, आपको आपका अंडरस्टूड। परमानेंट डिसेबिलिटी वाला राइडर मिल गया, आपने वो जी जी, राइडर ले लिया अंडरस्टूड। अपना। तो इस तरीके के काफी अलग अलग राइडर्स होंगे, या कुछ ऐसे भी राइडर्स होंगे जो आप अपने से आप इंश्योरेंस आपके एक्सपर्ट को बताए और वो उसको ऐड कर दे। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को अगर पैराग्लाइडिंग का शौक हो, यू नो, इफ somebody has got hobbies of adventure and aerosport, so he can also get those things added as additional cover as a rider into his policy. आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो कंपनी डिसाइड करेगी वो देना चाहती है कि नहीं देना चाहती, क्योंकि ये जो होता है ना, अगर आप इंश्योरेंस को समझे, इंश्योरेंस आपने ये सुना भी होगा एड्स में, इंश्योरेंस इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आप मांग रहे हो, Yes, देने वाला देगा नहीं देगा वो देने वाले की मर्जी है। तो आप तो अपनी तरफ understood, से कहोगे मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, मुझसे पैसे ले लो, बट सामने वाला भी तो अपना लिस्ट देखेगा ना कि यार मेरे को कोई कवरेज देना है, और मैं इस understood. तरीके की चीजों के लिए कवरेज दूं या नहीं दूं। तो हो सकता है वो डिनाई भी कर दे, वो मना कर दे कि भैया आप ज्यादा एडवेंचरस हो, हम इतने एडवेंचर का रिस्क नहीं ले सकते, तो हम आपको पॉलिसी So, नहीं is देंगे, there तो वो any is आपको। there any legal binding? Is there any legal binding for the companies to provide with the insurance if the customer is asking, or there is no legal binding नहीं as नहीं, such? तो जैसे मैंने कहा था सॉलिसिटेशन मर्जी है, आप मांगोगे देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, तो उनकी मर्जी है, वो आपको Understood, दे रहे हैं, आप मांग रहे हो वो दे रहे हैं, understood. तो जो देने वाला है हमेशा उसका ही साइड से चीजें चलती है। तो जैसा कि मिस्टर शर्मा ने बोला कि कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती है और वो होंगी, मतलब ये सिर्फ ऐसा नहीं कि टर्म प्लान के केस में बहुत और बहुत सारी चीजें हैं भाई। आपने गाड़ी ठोक दी, और गाड़ी ठोकने वाले सामने वाली पार्टी में किसी की डेथ हो गई, उसने कह दिया कि तुमने तो मर्डर किया है मेरा, इंटेंशनली तुमने गाड़ी जी, मारी और मर्डर कर दिया, तो केस चलेगा, वो तो है, लीगल है, understood, वो तो हो सकती है चीजें। बट ऐसा कुछ नहीं कि राइडर understood. लिया है इस वजह से कंपनी फंसाएगी, कंपनी इस वजह से नहीं फंसाएगी। चीजें अगर ग्रे है, ब्लैक और व्हाइट में नहीं है, प्रूव नहीं हो रही है, तो फंसेगा वो केस कहीं ना कहीं जाके। Understood, Jitendra ji. So, Jitendra ji, thank you very much, and I thank all my viewers who are present during this webinar today. And I would also like to thank my viewers who will be watching these recordings on YouTube subsequently. Viewers, any questions from anybody anymore? If you don't have any questions right now, yes, Mr. Sharma. Mr. Jayesh, I had posted another question. I mean, I can read it out again. I mean, probably I was little late to the meeting, and maybe Okay. Sorry, Jitendra. go ahead. You can put your questions across. Yeah. Yeah, my question was, when can we ascertain that we or our family has become financially independent? I mean,
when do we say? I mean, from a generic perspective, somebody might have his own set of understanding that okay, unless and until I become a billionaire, I won't be financially independent, right? Based on what lifestyle one is pursuing. But generically, typical Indian middle class setup, looking forward at how things or times are going to be in India. When can we ascertain that okay, this is the corpus, or this is the sum of assets I've acquired, after which I can say okay, I which will help me calculate Okay. that number of Okay. years which Mr. Jitendra was mentioning, right? Yep. Yeah, thank you. See, for that you need to do a calculation, and while doing that calculation, you need to understand your aspirations first. So मेरे हिसाब से अगर मैं अपने लिए बात करूं, और मैं अपने लिए क्यों बात करूंगा, क्योंकि मैं अपने फाइनेंसेस को ज्यादा अच्छे से जानता हूं, तो मैं अगर अपने लिए कहूंगा जिस दिन मेरे पास अपनी लिक्विड एसेट मतलब ऐसी कोई भी एसेट जिसको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में, मैं मे बी अपने जिस घर में मैं रह रहा हूँ मैं उसको नहीं मान के चलूंगा, क्योंकि उसमें मेरी फैमिली रहेगी मेरे पास भी, ठीक है। तो मैं ऐसी एसेट जिसको मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, उस इन्वेस्टमेंट को अगर मैं नहीं हूँ, मेरी फैमिली लिक्विडेट करके जितनी इनकम मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उतनी इनकम कंट्रीब्यूट कर सकती है, तो मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या सेल्फ सफिशिएंट मान सकता हूँ कि मैं हाँ उस स्टेज पे हूँ कि अगर मैं नहीं भी हुआ तो मेरी एसेट्स को मेरी फैमिली यूज करके मेरे बाद मेरे जितनी इनकम मैं जितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उतना इनकम निकाल के ला सकती है। और जनरली जब वो इनकम कैलकुलेट की जाती है तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिया जाता है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि वो 15% पे कैलकुलेशन करे, वो बहुत लॉजिकल से एफडी या एफडी के आसपास के रिटर्न को लेके कैलकुलेशन करे 5-7% के ऊपर के, ठीक है, अगर ये पैसा एफडी में भी डाल के रखा तो इतने पैसे जनरेट हो जाएंगे जितना कि मैं हर साल इनकम उनको दे रहा हूँ। तो यही तरीका है करने का। बाकी क्या होता है कि यहाँ से लेवल अप करके और बहुत सारी बेसिक सी कैलकुलेशंस की जा सकती है, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि आप फाइनेंशियली आज कहाँ स्टैंड करते हो और आगे चल के आप क्या कहते हैं कहाँ पहुंचना चाहते हो, उसके लिए आपने ऑलरेडी क्या क्या चीजें एक्वायर कर रखी हैं। वो थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाता है। बेसिक में अगर जाएंगे तो सिंपल सा ये है, लिक्विड एसेट जिसको आप कन्वर्ट करके कैश में रख सकते हैं या एफडी कर सकते हैं, और उस एफडी से इतना रिटर्न हर साल आ जाए कि कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे और आपकी जितनी इनकम है उतनी इनकम फैमिली के पास आ जाए। जी जी पंकज जी, मुझे आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वेरी नाइसली आंसर्ड, थैंक यू जितेंद्र। थैंक यू पंकज जी। यस कैप्टन विपुल। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अगर हमारे किसी भी एक्सपर्ट से ज्वाइन द चैनल, यस, ऑर्गेनाइज अ 1-to-1 मीटिंग विद यू ऑन वीडियो कॉल, आपका इंडिविजुअल करवाएंगे ताकि आप अपने ओके डाउट्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल में बात करके टेलर मेड सॉल्यूशन ले सकते। जी थैंक यू कैप्टन विपुल। योर वॉइस इज ब्रेकिंग, योर नेटवर्क सीम्स टू बी लिटिल ऑफ, but I'll repeat what you said. What Captain Vipul trying to say over here is join the channel. We have our panel of experts, not only insurance, not only financial, but health and career also. So join a channel where you'll get plethora of information, where you can get connected to these experts one-on-one. So if there are no questions anymore, gentlemen, we'll wrap up this episode of Value Talks today. And thank you very much, Jitendra ji, once again for coming over here and enlightening us with the insurance world. Thanks, Major Jayesh, I would say, I mean, on behalf of the audience also. And thank you for organizing this. And I would like to appreciate Mr. Jitendra as well for his, time and with the clarity of thoughts that he presented and, answered nicely. Thank you, Mr. Sharma. We really appreciate your comments. And see you all in our next episode. The link and the flyer of which you will get on your on our Telegram channel. Please do join, and please tell your family to join. This is for their well-being. This is for their family, financial well-being, as well as all the plethora of information. So see you next time. Good night. Bye-bye. Take care. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on